गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 गणित अनसॉल्व पेपर सत्र 2024 का सेट नंबर 2 324 EY भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपको 5 बहुविकल्पी मिले हैं जो आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम सवाल नंबर 2 के 3 सवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल दिया गया है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो a प्लस आई का घात 3 माइनस 7a होगा। ठीक है, बहुविकल्पी लगाना है तो बहुविकल्पी की तरह हम बात करेंगे। चूंकि यहां से अगर हम बात करें, यदि a आपका क्या है, एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आपका ए स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है इक्वल टू ए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस ए कर लेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस आई हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ए आपका देखिए ए इक्वल टू 0, यहाँ से बोथ साइड में आप क्या कर लीजिए, क्योंकि ए आपका क्या है 0 नहीं है, ए 0 हो भी सकता है लेकिन नहीं, यहाँ पे आप ए इनवर्स से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करा लें तो ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आपका ए इनवर्स से अगर बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करा लिए तो इधर आपका भी ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स इंटू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और आई इंटू आपका ए माइनस आई इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल गया 0। तो इसे हिसाब से यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, आई मिल गया। ए इक्वल टू क्या मिल गया, आई मिल गया। ए इक्वल टू आई का मतलब जो ए है वही आई है, तो यहाँ पे अगर आप आई को रख देते हैं तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आई प्लस आई इक्वल टू आपका 2i हो जाएगा, 2i क्यूब माइनस आपका 7a है। तो यहाँ से आपका अब ए के जगह पर आप आई लिख सकते हैं क्योंकि ए की जगह पर आपको आई मिला हुआ है, तो यहाँ से आपका ये क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आई क्यूब माइनस आपका 7i। आई के पावर आई का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स आपके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वे आपके क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ये आपका इस तरह से बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3/3 का लेंगे 3/3 का मिलेगा, 2/2 का लेंगे 2/2 का मिलेगा। ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपके 1 होते हैं, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपको मिला 2i क्यूब, अब i का इसका चाहे जितनी पावर आप लगा लीजिए वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, i ही मिलने वाला है, ये आपका i होता है। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ से आपका इसका मतलब यहाँ पे 8i आया, 8i में से आप क्या करेंगे 7i माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, i मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाले का आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, आप ए स्क्वायर कॉमन ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो आपका यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, तो जब ए कॉमन ले लेंगे ए माइनस आई हो जाएगा, बोथ साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इधर आपका 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा बेटा, आई मिल जाएगा। और यहाँ पे लेके आप पुट कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। इसलिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमें लगता है कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे की बात करें, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। इसमें कह रहा है इसका इंटीग्रेशन जो होता है क्या होगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो वैल्यू कितनी होगी, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अब काश स्क्वायर यक्स को आपको एक चीज याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपका काश 2 थीटा इक्वल टू 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे काश स्क्वायर का नहीं जानते लेकिन इसकी वैल्यू जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब बोथ साइड का अगर इंटीग्रेट कर लें तो इसका इंटीग्रेट कर लें तो इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हैं तो cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाता है, sin 2 थीटा अपन 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आपका माइनस इसका अगर आप बात करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, x। अब यहाँ पे आपका बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 तो नहीं है भाई, यहाँ पे केवल cos स्क्वायर है,
तो यहाँ से जब कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन आप आपका केवल क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस आपका x/2। इसको इधर लेके आइए। जब आप इसको इधर लेके चले जाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट राशि भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आप आपका cos स्क्वायर x dx इक्वल टू आपका साइन 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस आपका c ऐड हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देख लेंगे, ये आपका cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला लगा देंगे। तो वहाँ से बोथ साइड आप क्या कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो cos 2x का इंटीग्रेट क्या होता है कि साइन 2x अपॉन 2, माइनस नहीं होता, डेरिवेटिव में होता है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ से क्या होता है, cos 2x अपॉन 2 आ जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेटिव पड़ा ही रहेगा क्योंकि हमें स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, और यहाँ से आपका माइनस x है तो ये आपका x/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट एक आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप ऐड कर लेते हैं तो आपका c ऐड हो जाता है। यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 1/2। ठीक है। अब देखिए आपका बहुविकल्पी से और बहुविकल्पी की तरह लगाइए आप, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पहले का आपका थर्ड आ गया, दूसरे का आपका फर्स्ट आ गया। तीसरे वाले की बात करें, आपको यहाँ पे पता होगा कि जब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका वही वेक्टर मिल जाता है, उसमें स्क्वायर लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई का आई जे के, आपका वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा इनका जो मापांक होता है, मॉडुलस होता है, वो 1 होता है। इसका मतलब ये आपके तीनों आई कैप जे कैप के कैप लंबवत इकाई, परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। क्या है, परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। और परस्पर लंबवत इकाई सदिश का मतलब कि जब आप आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम का सेम में करते हैं तो वैल्यू तो 1 आ जाती है। लेकिन अगर आप आई का जे में करेंगे, जे का के में करेंगे, आई का के में करेंगे तो वो वैल्यू 0 दे देती है। तो यहाँ से इसका मतलब ये जब आई का आई में करेंगे तो 1 देगा, जे का जे में करेंगे ये भी 1 देगा, के का के में करेंगे डॉट प्रोडक्ट में हम बात कर रहा हूँ, क्रॉस की नहीं। डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 1 देगी, क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू 0 दे देती है। तो डॉट में अगर ये 1 देना चाहता है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और ये आपकी +1 हो जाएगी, ये आपकी फिर -1 हो जाएगी। तो 1 से 1 आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका घट गया, तो बचा कौन आपका -1। तो आंसर आपका कितना आ गया बेटा, 3 नंबर यहाँ से आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया -1। ठीक है। आ जाइए आप घाखंड पे। अवकल समीकरण इतने का आपको क्या निकालना है, d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस आपका dy/dx⁵ प्लस आपका 7y इक्वल टू आपको 0 की घात बतानी है। यहाँ पे क्या बतानी है, घात बतानी है, याद रखना ये घात बतानी है। तो आपको 2 चीजें पूछी जाती है, एक तो आपकी डिग्री पूछी जाती है, दूसरी आपकी आर्डर पूछी जाती है। तो आपकी आर्डर की बात करें तो आर्डर आपका क्या होता है, जो भी अवकल समीकरण होते हैं उसके आर्डर आपके हमेशा डिफाइन होते हैं, आर्डर आपका ऑलवेज डिफाइन होता है। बट आपका जो डिग्री होता है वो कभी कभी डिफाइन होता है, कभी कभी डिफाइन नहीं होता है, अर्थात कभी परिभाषित होता है, कभी परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि जो भी आपका अवकल समीकरण दिया गया हो वो एक आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, बहुपद के फॉर्म में हो। बहुपद के फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका dy/dx होता है, यानी जो भी आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है उस पर जो पावर लगा हो, उस पर जो पावर लगा हो वो आपका पूरा का पूरा एक इंटीजर्स होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 3 लगा, यहाँ पे 5 लगा, यहाँ पे आपका 6 लगा। दूसरी चीज, जो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट है यानी ddx(y), ये आपका कभी भी साइन के साथ एंगल का काम ना करे, कभी भी आपका लॉग के साथ ना लगा हो, कभी आपका एक्सपोनेंशियल के पार्ट में ना लगा हो। जब भी ये सब आपके लगे होंगे तब आपका वहां पे डिग्री डिफाइंड ही होगी। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ना ये आपका dy/dx कहीं पे भी हो, वो ना तो साइन के साथ है, ना ही कास के साथ है, ना लॉग के साथ है, और ना ही वो एक्सपोनेंशियल में है। यहाँ पे हर एक जगह ddx(y) क्या होता है, वहां पे देखेंगे कि आपका जो पावर भी है वो आपका ना तो फ्रैक्शन है, ना तो आपका नेगेटिव में है। यहाँ पे जो भी
पावर आपका है वो आपका क्या है, पूर्णतः पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो भी dy बाई dx है वो ना तो साइन के पास साथ काश में है, ना तो साइन के साथ वो एंगल का काम कर रहा है, ना तो लॉग के साथ काम कर रहा है, और ना ही वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ना ही इनके जो पावर्स हैं वो आपके क्या है, रेडिकल। अगर ऐसा नहीं है तो अब आप पकड़ेंगे उसको कि इस जो अवकल समीकरण है वो अवकल समीकरण मैक्सिमम कितनी बार क्या किया गया है, डेरिवेटिव किया गया। क्योंकि अवकल समीकरण के पहले आपको एक फंक्शन दिया गया होगा, उस फंक्शन का आप क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जितनी टाइम्स आप डेरिवेटिव करेंगे उतने ऑर्डर का वो डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अब यहां से अगर हम बात करें कि ये फंक्शन आपका कितनी टाइम्स है, मैक्सिमम एक बार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 2, मैक्सिमम में 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। जहां पे मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव हो उसके ऊपर कितनी डिग्री लगी है, कितना पावर लगा है, वही उस अवकल समीकरण का क्या होता है, डिग्री होती है। अवकल समीकरण की डिग्री वो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं बेटा कि मैक्सिमम ये 2 टाइम्स क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है, और उस पर डिग्री लगी है कितनी, 3। तो इसलिए आपका इस अवकल समीकरण की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है पांचवी की। इसमें आपसे कहा गया है कि a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू ये दिया है, तो a से b का फलन। अब हम चूंकि लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम ऑब्जेक्टिव की ही डिफिनीशन देंगे। जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया उसी हिसाब से हम फलन की यानी फंक्शन की क्या देंगे, डिफिनीशन देंगे। फंक्शन की डिफिनीशन a टू b में इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि a का प्रत्येक एलिमेंट, a का एक भी एलिमेंट, जो a का एलिमेंट है वो b के साथ a का एक एलिमेंट, a का एक एलिमेंट b के 2 एलिमेंट के साथ कंपोजिट नहीं होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो आपका फलन होगा, वरना फलन नहीं है। एक दूसरी डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि ये दिए गए जो ऑर्डर पेयर हैं, दिए गए जो आपके ऑर्डर क्रमित गुणन हैं, इसमें आपको ये देखना है कि क्या ऐसा कोई क्रम गुणित है, क्या ऐसा कोई आपका ऑर्डर पेयर है जिसमें ए के 2 फर्स्ट यानी पहला एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर में क्या पहला एलिमेंट अकेला है। पहला एलिमेंट आपको सेम यानी मैच नहीं करने चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो वो फिर फंक्शन नहीं है। 2 या 2 से अधिक ऑर्डर पेयर में अगर फर्स्ट का यानी ए आपको 2 ऑर्डर पेयर में दिख जाए, या बी आपको 2 ऑर्डर पेयर में दिख जाए, या सी आपको 2 ऑर्डर पेयर में दिख जाए, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। अगर अकेला अकेला ही दिखना चाहिए, ए पूरे जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए हर एक पेयर में ए आपको एक ही बार दिखना चाहिए, बी भी आपको एक ही बार दिखना चाहिए, सी भी आपको एक ही बार दिखना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, तब वो फलन होगा, वरना वो फलन नहीं होगा। आइए देखते हैं। यहां पे हमने देखा ए एक बार है, यहां पे भी ए है, तो इसका मतलब ये आपका फलन नहीं है। यहां पे भी ए एक बार है, यहां पे भी ए एक बार है, ये भी फलन आपका नहीं है। यहां पे ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है, इसका मतलब फलन आपका ये हो गया। चौथी बात कर लो, यहाँ पे देखो ए एक बार है, चलो ठीक है, लेकिन बी आपका एक बार है, बी आपका 2 बार है, तो इसका मतलब ये फलन आपका नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको इस तरह से अगर ऑर्डर पेयर दिए गए हो, फलन आपको पहचानना है, तो फलन के लिए आप क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उस ऑर्डर पेयर में ये देखिए कि क्या आपका फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट कर रहा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो वो फलन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो फलन है। ठीक है, तो वो फलन है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो फलन होता है, जो फंक्शन होता है, वो आपका ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे, 3 यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, तो 3/3 निकालेंगे तो आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो वहां पे आपको 9 मिलेंगे। 9 के क्या होते हैं कि आप जो निकालेंगे उसका आप सबसेट जब निकाल लेते हैं तब आपको क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। तो आपको बता दें, फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 2 सेट दिए होने चाहिए। 2 सेट देने के बाद फिर आप उनका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं, कार्टेशियन। ठीक है, उनका आप क्या करते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, जिससे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो उसे आप ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसमें से आप ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पकड़ते हैं जिनमें से आपका फर्स्ट एलिमेंट किसी भी प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मैच ना करे,
तो वो आपका फंक्शन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो पहले रिलेशन बन जाए, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे वो रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन के आर्डर पे जो आपके एक रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, और जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का सबसेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया। अब आप आ जाइए सवाल नंबर 2 पे, जिसको आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव में। आप ऑब्जेक्टिव की तरह सोचिए, सीधी सी बात। आप यहाँ पे अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई माना तो ए इक्वल टू आप आई मान लीजिए, और आई यहाँ लगा लेंगे तो 2 आई हो जाएगा, तो इसका क्यूब कर लेंगे तो आपका 8 एक क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 8 में 7 घटा देंगे, बचेगा कितना, एक आई बचेगा, क्योंकि ए बराबर आपने क्या माना, आई माना है। दूसरा आपका यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स को आप क्या कर सकते हैं, cos इंटीग्रेशन वो सॉरी cos 2 थीटा इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोथ साइड आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चूंकि इंटीग्रेशन आप आपका cos 2 थीटा, यहाँ पे आप डी थीटा लगा लेंगे, डी थीटा हमने नहीं लगाया है लेकिन वो लग सकता है क्योंकि हमने जगह वहाँ पे उस दौरान हमने केवल फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका cos 2 थीटा इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो आपका cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 हो जाता है, और इसको आप ऐसे ही पड़े रहने दीजिए क्योंकि इसी का निकालना है आपको, और 1 का आपका x हो जाता है, x हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे केवल cos स्क्वायर एक्स था, 2 तो था नहीं, तो 2 को हटाने के लिए बोथ साइड में आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 है तो ये 4 हो जाता है, यहाँ पे आपका एक है तो यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाता है, ये निगेटिव में इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका 1/4 sin 2x प्लस आपका x/2 प्लस आपका c हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब भी आपका किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका उसी वेक्टर का क्या हो जाता है मापांक का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो आपको आई जे के दिए गए हैं ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके वेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इकाई वेक्टर होते हैं, जिसे आप कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका आप मॉडुलस निकालें तो वैल्यू 1 हो जाए। जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आई डॉट आई इक्वल टू कितना दे देता है, 1 दे देता है, तो ये 1 आगे माइनस लगा तो -1 हो गया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे -1 दे दिया, तो 1 प्लस 1 -1, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बच्चा कौन -1, तो -1 यहाँ पे हो गया। अवकल समीकरण में आपको क्या करना था, यहाँ पे 9 दिया गया, इसका आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है, घात निकालनी है। जब डिग्री निकालनी होती है तो डिग्री के लिए आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे जो भी आपको डी ऑफ वाई का फॉर्म दिया गया है उसके जो पावर लगे हैं वो आपका कहीं फ्रैक्शन तो नहीं है, कहीं निगेटिव तो नहीं है, और डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट जो है वो कहीं साइन के साथ तो नहीं है, साइन के साथ एंगल का काम तो नहीं कर रहा है, लॉग के साथ किसी वैल्यू की बात तो नहीं कर रहा है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल में तो नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो फिर उसे आप उसे फ्री करें, अगर फ्री आप कर पा रहे हैं तो ठीक, अगर आप फ्री नहीं कर पा रहे हैं तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसी भी अवकल समीकरण का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है, बट डिग्री आपकी हमेशा डिफाइन हो ये जरूरी नहीं। और आपका पांचवी वाले में क्या किया गया था, पांचवी वाले हमने कहा था कि अगर आपको फंक्शन देखना है ए से बी में तो आप ये देखिए जितने भी आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए। अगर कहीं मैच कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे के काम में क्या कहता है कि यदि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि tan कितने अंश की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो ये आपकी जो वैल्यू हुई सोल्यूशन में, तो ये आपका tan इनवर्स √3 माइनस आपका दिया गया है सेक इनवर्स -2, तो ये तो बेटा सीधे ये आपका π/3 हो जाएगा। लेकिन अब इसकी बात करें, यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर आप बात करें तो x की जगह पे आपको -2 दिया गया है, और चूंकि आपका पाई बाहर आने वाला है तो यहाँ से आप ब्रेकर लगा लीजिए, पाई माइनस ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 2। तो यहाँ से बेटा आपका आया कितना, π/3 आया, माइनस आपका पाई आया, प्लस आपका सेक इनवर्स 2 आया, यहाँ से आपका π/3 आया, माइनस आपका पाई आया, प्लस आपका सेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/3, क्योंकि सेक 2 जो है वो 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो ये आपका क्या हो गया बेटा π/3, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका 2π/3 और माइनस आपका पाई, और यहाँ से आपका आ जाता है -π/3।
तो आपको जो आंसर मिला वो कितना मिल गया सेकेंड वाले का, सॉरी फर्स्ट वाले का, -π/3। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड वाले की कहानी क्या भाई, आपको क्या करना है, इस वाले में कह रहा है सदिश इतना और इतने का इतने लंबवत है, क्या है, लंबवत है। तो आपको क्या करना है, लेम्डा की वैल्यू निकाले हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया अभी भी इस सवाल में कि जब आप आई का आई के साथ लेते हैं, जे का जे के साथ, के साथ आप लेते हैं सेम का, तो आपको उस दौरान वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। बट आप आई का जे के साथ करेंगे, आई का के साथ करेंगे, जे का के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो उस दौरान वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो यहां से आप क्या करेंगे, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से वेक्टर ए इक्वल टू अगर आपने मान लिया है 2i कैप प्लस आपका जे कैप प्लस आपका के कैप, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे आपका आई कैप माइनस आपका 4j कैप प्लस आपका लेमडा के कैप इक्वल टू रखना है 0। तो आपका यहाँ से थोड़ा ब्रेक करिए, तो इसका आप क्या करेंगे, 2 इंटू वेक्टर आई डॉट आई प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, नंबर का नंबर में 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आया, आई डॉट आपका जे आया और प्लस आपका 2 लेमडा आई कैप डॉट आपका के कैप, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस आपका जे कैप डॉट आपका आई कैप माइनस आपका 4 और यहाँ पे आपका जे कैप डॉट आपका जे कैप, फिर इसका आप करेंगे प्लस आपका लेमडा जे कैप डॉट आपका के कैप, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 4 के कैप डॉट जे कैप प्लस लेमडा के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि आई का आई के साथ होगा तो 1 होगा और सब 0 हो जाते हैं। तो यहां से बेटा आपका क्या आया, 2 इंटू 1 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका लेमडा आई के, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 लेमडा इंटू 0, जे का जे के आई के साथ 0 माइनस आपका 4 इंटू 1, फिर आपका यहाँ से प्लस लेमडा इंटू 0, फिर यहाँ से आपका प्लस 0 प्लस आपका यहाँ से 4 इंटू 0 प्लस आपका लेमडा इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आया आपका 2 और यहाँ से आपका आया -4 और यहाँ से आया प्लस आपका लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लेमडा इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 2। लेमडा इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 2। ठीक है, लेमडा इक्वल टू आपको 2 मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। कहीं भी कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं भी प्लस माइनस की समस्या होगी तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे कोई समस्या नहीं है। लेमडा इक्वल टू आपका 2 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया तीसरा सवाल। ये आपका दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपसे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी जो नीचे होता है वो बटे में आ जाता है और ये ए इंटरसेक्शन बी तो होता ही होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए बाई बी पूछा गया होता है तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। चूंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी भाई, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.13 0.18
अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, यहाँ से हटाएंगे आप तो 18 अपान कितना आएगा 60 आएगा। आप यहाँ से 6 से क्या करिए डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, 6 10 जा, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 3/10। ये आपकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई। देयरफॉर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए इक्वल टू आपका 3/10। ठीक है, या इसी को डेसिमल बदलना चाहते 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.3। तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, आज हम यहीं तक लगाएंगे। आपका बहुविकल्पी आपके पांचों के पांचों हो गए और हमने दूसरे का आपको का खा गा 3 खंड लगा दिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने अंशवाल कक्षा 12 का अंशवाल पेपर सत्र 2024 का सेट नंबर 1 324 EX हम लगवा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए उसको पूरा देख लीजिए। आपको एक एक सवाल में लगवा दे रहा हूँ। आपको अंशवाल पेपर पूरा का पूरा इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा कक्षा 10 और कक्षा 12 का अंशवाल पेपर हल मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और उसका आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। आपको एकदम पूरी बेसिक तरीके से मैं आपको पूरी तरह समझा दे रहा हूँ। बहुविकल्पी भी मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं मान रहा हूँ, आपको हल करके बता दूँ। बाई चांस ये सारे सवाल अगर बहुविकल्पी में ना आके आपके इसमें आ जाए 2-2 नंबर वाले में, 1-1 नंबर वाले में, तो भी आप उसको आराम से कर लें। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक क्या करिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर मुझे ये समस्या ये सवाल आप बता दीजिए, तो मैं वो सारे सवाल आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।